अशरफ शाद के साथ सूरत हाल में तैयबा सफ़ी का आदाब, एक दफ़ा फिर आपके साथ हाजिर खिदमत हैं। खुश आमदीद शाद साहब। आज तो पाकिस्तान में सियासत का बाज़ार बहुत ही गर्म है, सरगर्म हुआ हुआ है। आप इस बारे में क्या कहते हैं? जी हाँ, वो दरअसल अब सर्दियाँ आ रही हैं ना तो कहते हैं ना कि लहू गर्म रखने है का एक बहाना। बिल्कुल सही। तो खैर जहाँ तक सियासी बाज़ार का मामला है, जी ख़ासतौर पे पाकिस्तान के, जी तो वो तो गर्म हमेशा ही रहता है। 12 महीने का किस्सा है। जब इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन की वजह से गर्म रहता है, उसके साथ जब इलेक्शन ख़त्म हो जाते हैं तो फिर तो इलेक्शन के बाद दोबारा गर्म होता है कि भाई ये इलेक्शन ठीक नहीं हुए, जो हारने वाली है उसका वो चलता है, इल्ज़ामात का। तो वो एक 12 महीने का किस्सा है ये, यानी एक पूरे। अब जैसे अमेरिका देखिए, आजकल अमेरिका में बाजार गर्म है क्योंकि अमेरिका में 2 महीने बाद इलेक्शन है, 2 महीने से भी कम वक्त में, 3 नवंबर को, 4 नवंबर को। तो वहाँ पर वो गर्मी नहीं है जो पाकिस्तान में चल रही है अगले इंतखाबात से 3 साल पहले है। क्योंकि पाकिस्तान में ये यकीन ही नहीं है ना कि इंतखाबात होंगे कि नहीं होंगे, कब होंगे, क्या होंगे, कभी भी हो सकते हैं, किसी भी वक्त हो सकते हैं। और बल्कि पाकिस्तान में तो आजकल ये एक बड़ा, इस पर कभी एक प्रोग्राम भी करेंगे कि साहब ये एक इल्ज़ाम जो एक लग रहा है बहुत ज़्यादा, कई चैनल्स पे शायद डिस्कशन भी इसका हुआ है कि ये इमरान खान को 10 साल तक पावर में रखने की एक इस्टेब्लिशमेंट का कोई प्लान है कोई। ओके। तो वो अब तो वो इस तरह के हमारे यहाँ जो ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, ये तो काफ़ी उनके सीनों पे छुरियों वाली बात हो गई। हाँ, तो वो मतलब ये कि बस कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बेसिकली पाकिस्तान में चलती हैं। बिल्कुल सही। क्योंकि पाकिस्तान का मसला ये है कि पाकिस्तान की जो सियासत है वो बाहर से बेसिकली गवर्न और रन होती है। यानी गवर्न रन होने का मतलब ये नहीं कि कोई और लोग कर रहे हैं, खुद आपके अपने लोग, अपने ही लोग हैं जी, जो बाहर हैं सियासत से। बेनज़ीर भुट्टो का ज़माना हो, नवाज शरीफ साहब के ज़माने हो कई, बिल्कुल, और आज का भी ये फिर एक नया ज़माना है, तो सब वो किससे चल रहा है। तो बस वो है मसला। ठीक। अच्छा, अब बिल्कुल अभी ताज़ा जो एक शदीद सरगर्म एक न्यूज़ है नवाज शरीफ की तकरीर, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? जी हाँ, आजकल तो सबसे ज़्यादा चर्चा उसी का है हमारे यहाँ। देखिए, मैं कई दफ़ा पिछले प्रोग्राम में भी कहा और मैं और भी अपने प्रोग्रामों में यही कहता हूँ कि पाकिस्तान की सियासत का एक जो सबसे बड़ा इशू है वो यही है कि वो नॉन इश्यूज़ पर सियासत होती है हमेशा ही। कभी इश्यूज़ पे सियासत, नॉन इश्यूज़ पे आपने आज तक कोई ऐसी तहरीक नहीं देखी जो कि आवाम के मसाइल के लिए हो। बिल्कुल मैंने बार बार मैं कहता हूँ, पिछले किसी प्रोग्राम में भी मैंने यही बात कही थी कि पाकिस्तान के ये तमाम सियासतदान जो कि पाकिस्तान की आवाम की हालत बदलने का दावा करते हैं हमेशा, रहते हैं बहुत आराम से लंदन, शिंदन, दुबई शुबे में रहते हुए। जी हाँ, वो जो है कभी भी उनके ये एक सानवी बातें होती हैं कि जी वो बहुत महंगाई हो गई, फला हो गया, ये हो गया, वो दिया इशू, मेन इशू पे बात नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। जमात इस्लामी ने शायद एक आध बार किया था, मुझे याद है, एक महंगाई के खिलाफ, नेमतुल्लाह खान के ज़माने में। इतनी बड़ी ताकत उनकी नहीं है कि वो उसका कोई असर डाल सके। लेकिन जो मेन पार्टीज़ हैं, नवाज शरीफ साहब की तकरीर जो आप कह रही हैं, अच्छा मेरी समझ में ये बात नहीं है, इस वक्त हर टीवी पर हर जगह वही चर्चा है। बिल्कुल सही, वो चल रही है, बेशुमार उस पर प्रोग्राम हो रहा है, हर मुबस्सिर उस पर। अच्छा, मेरी समझ में एक बात ये नहीं आई कि इस तकरीर में नई बात क्या थी। आप देखिए, मैं पाकिस्तान की सियासत में तो नहीं, मैं सहाफ़त में रहा हूँ, लेकिन स्टूडेंट की हैसियत से मैं जो भी स्टूडेंट सियासत होती है उसमें रहा, बाएं बाजू की सियासत से मेरा ताल्लुक़ था। और जिस ज़माने में अयूब ख़ान के ख़िलाफ़ जब मूवमेंट चली थी, उस ज़माने में हम यही बात इस्टेब्लिशमेंट के कि भाई ये, और हम तो साफ साफ उस ज़माने में इस्टेब्लिशमेंट तो अब लोग डर वर के कहते हैं ना, उस ज़माने में सीधा था कि फ़ौज सीधा कि भाई फ़ौज ये कर रही है, फ़ौज ये कर रही है। और वो कर रही थी। अयूब ख़ान थे, वो 10 साल रह कर चले गए, उसके बाद फिर याया ख़ान आ गए, वो 2-4 साल रह के पाकिस्तान तोड़ के चले गए। उसके बाद फिर भुट्टो साहब के बाद फिर ज़िया उल हक़ आ गए, वो 10 साल 11 साल रह गए। फिर मतलब मुशर्रफ साहब आ गए। फ़ौज बेसिकली इस्टेब्लिशमेंट कहीं नहीं आती। आज तक आपने ये नहीं देखा होगा पाकिस्तान में कि साहब ब्यूरोक्रेसी ने हुकूमत पलट दी और उसमें जनाब उनके पास ताकत ही नहीं है। वो इस्तेमाल होते हैं बेचारे, सब कल पुर्जे हैं, इस्तेमाल होने वाले लोग हैं। फ़ौज के पास ताकत होती है कि किसी वक्त भी अपने ट्रक भेजते हैं और
प्राइम मिनिस्टर हाउस में जनाब जो चेंज है हो वो जाता है, जाकर रातों रात कब्जा चेंज आ कर जाता लेते है। हैं और एक टीवी स्टेशन पे बैठकर वहाँ से तकरीर नशर कर जी देते हाँ। हैं। तो बात ये है कि इस तक में कोई ऐसी बात नवाज शरीफ साहब ने नहीं कही जी। जो कि ना कही गई हो, ना कही जाती रही हो। यानी मैं तो आपको 50-60 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, इस पूरे 50 साल के जी दौरान हाँ। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि ये सब भाई क्या बुनियादी तौर पर नवाज शरीफ साहब का की तकरीर में जो बयानिया था उन्होंने वही- फ़ौज पर कि जी ये एक इदारों के ऊपर एक इदारा, गवर्नमेंट के ऊपर एक और गवर्नमेंट, जी ये उनका, फिर अदलिया के ऊपर, फिर नैब के ऊपर, फिर इलेक्शन कमीशन के ऊपर, यानी जो भी इदारे हैं उन सब पर उनका उनकी जो है वो तनकीदी था। अच्छा, उन उनका सब पर ही तनकीद हमेशा होती रहती हमेशा है। करते हैं। भाई भाई किस पुराना ज़माने में है। नहीं हुई? जी हाँ। अपना ये इफ्तिखार चौधरी का ज़माना देखिए, उन्होंने जो हशर मचाया था अदलिया का। जी इससे पहले नवाज शरीफ साहब ने तो बाकायदा यानी हमला कराया था, जी हाँ, बिल्कुल सही। याद होगा सुप्रीम कोर्ट पे जी हमला हाँ, बिल्कुल हुआ सही। था उनका। तो ये बातें जो है फ़ौज की, सिर्फ इस पे जो एक नई बात जो कही जा सकती है वो ये है कि ये बात नवाज शरीफ कर रहे हैं जो कि ख़ुद इस्टेब्लिशमेंट के कारपरदाज हैं, जो कि इस्टेब्लिशमेंट का हमेशा उनको लेकर आई, हर दौर में लेकर आए, और हर दौर में जो वो जो है उनके सर पर हमेशा, जब भी वो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे तो उन्होंने मिलकर हुकूमत की, हुकूमत की, यानी फौज के एस्टेब्लिशमेंट साथ, का ही नतीजा रहे एस्टेब्लिशमेंट हमेशा। के साथ हमेशा से ये देखिए। अब कुछ अब हुआ क्या है, नवाज शरीफ साहब की तकरीर के बाद वो बढ़ गए हैं, जो हमारे जो टीवी एंकर्स हैं ना, जो आजकल जी अपने हाँ, आप वो को तो एक- किंग मेकर, जी हाँ। हर आदमी अपने आप को किंग मेकर कहता किंग है, मेकर हालांकि कोई उनसे किंग शिंग कोई बनता नहीं है, ऐसी उनकी अपने बारे में खुशफहमी अपने होती है बारे उनकी में कि हम कि वो किंग मेकर है। वो जो है अब आते आते बढ़ गए, मतलब इधर गए नजम सेठी हैं, इधर अपना जनाब तलत हुसैन है, इधर अपने वो सलीम साफ़ी हैं, और ये वो हामिद शाहिद मीर, हैं, इस तरह के लोग बैठकर जनाब उनको नवाज शरीफ पे एक इनकलाब नज़र आ रहा है, उनकी तकरीर में जनाब इनकलाब आता नज़र आ रहा है। यानी मैं हैरान रह गया। वो नजम सेठी जैसे, चलो बास तो बहुत से एंकर हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते, नजम सेठी साहब तो बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, पुराने आदमी हैं। वो जनाब कह रहा है कि साहब 93 के बाद से नवाज शरीफ एक मुख्तलिफ आदमी है। जी। उनका कहना ये था कि नवाज शरीफ साहब जो है वो सिर्फ 93 तक तो ठीक है, वो उनको फौज लेकर आई, वो लाती रही फला। अच्छा, इससे तो इनकार कर नहीं सकते जी हाँ, क्योंकि वो तो लाए गए थे। हाँ जी। 3 का भी अरसा क्या हुआ है, यदि आप लगा लीजिए 77 से 93 कितने साल हो गए? 77 से 87 और फिर 97 16-17 साल। हाँ। तो यानी उनका कहना था कि 16-17 साल ये इस्टेब्लिशमेंट के करेंगे, और उसके बाद 93 से जनाब ये जो है एक बिल्कुल चेंज आदमी थे, मुख्तलिफ हो गए। हालांकि मेरी समझ में बात आती नहीं, ऐसा हुआ नहीं कभी। तो उसमें जो इन्होंने बात कही उससे उस पर गुफ्तगू या उसका तजिया इस बुनियाद पर हो सकता है कि वो इस स्टेज तक कैसे पहुँचे कि वो इस हद तक आ गए कि बाकायदा इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जो है ओपनली एक नेशनल नेटवर्क पे जो तकरीर चल रही है वो उस पर ही सारी बातें वो कह सके और कह रहे हैं। ये देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये उन्होंने जो, खैर उनकी अपनी भी तकलीफ़ है, फ्रस्ट्रेशन है अपना एक उनका, और उसकी वजह ये है कि ये इस ख़ानदान इस नहज पर पहुँच गया है। 1977 से ये एक हिस्सा रहे हैं और होते रहे हैं आप हुकूमत का, पूरा ख़ानदान जो है 77 से, और अब कितने हो गए, 23 साल और 43 साल, 43 ईयर्स में कि इनकी पूरी एक नई नस्ल बड़ी होकर अब वो जनाब उसकी उम्मीदवार है हुकूमत करने की। तो इनसे ये हज़म नहीं होता, ये अपना हक समझते हैं कि ये हक हमारा है, ये किसको दे दिया इन्होंने लेकर। बिल्कुल सही भाई, हक तो हमारा है, ये हम आपके जनाब जो है आपके हर तरह की खिदमत करते रहे हैं। कभी ये जनाब इन्होंने हमें इस दफ़ा अलग करके, तो ये अपना हक समझ के, ये फ्रस्ट्रेशन जो है ना, ये जो नेपोटिज्म चल रहा है कि फैमिली दर फैमिली आप। अच्छा, अब ये इस स्टेज पर आ गए हैं कि अब उन्हें ये अंदाज़ा हो गया कि भाई ये अब मामला जो है उनका अब चलने वाला, दाल गलती नजर नहीं आ रही है जी। देखिए सब डील्स होता है ना, सारी हुकूमतें देखिए, वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, बेनज़ीर की हुकूमत हो, जब जरदारी साहब आए हैं उनकी हुकूमत हो, नवाज शरीफ साहब की 2-3 हुकूमतें हो, सब हुकूमतें डील का नतीजा होती हैं। बिल्कुल सही। कुछ डील्स जो हैं वो आप खुद ब्रोकर कर लेते हैं, कुछ डील्स बाहर वाले लोग ब्रोकर करते हैं। तो ये एक उनको एक ये तकलीफ़ और वो ये है कि भाई ये हमारा, मेरा और मेरे आने वाली औलाद का जी बना है,
नवाज शरीफ है, उसके बाद भाई मेरी बेटी है। तो बेटी तो उनकी उनकी पाकिस्तान में जानशीन। फंसी हुई है, तो आप नहीं समझते कि उसके लिए भी उन्होंने ये सारा जो गेम किया है? देखिए बात यह है कि किसी को तो पाकिस्तान में रहना होगा ना। देखिए अगर आप एक तहरीक चलाना चाहते हैं एक अलामत के तौर पे, किसी ये तकरीरों से तो काम नहीं होता नहीं। ना। अब अगर मरियम नवाज भी चली जाए वापस, जी। तो फिर कौन बचेगा? सिंबल कौन है? शहबाज शरीफ शहबाज साहब भी कमर की तकलीफ का बहाना बनाकर किसी चले वक्त निकल जाएंगे। जाएंगे। जी। कौन चलाएगा? हमजा शरीफ चलाएंगे। देखिए ना, ये सिर्फ जो सिंबल है आपकी तहरीक का, वो नवाज शरीफ अब जरदारी भी नहीं रहे, जी। बिलावल भी नहीं रहे। बिलावल को लोग बच्चा समझते हैं, जरदारी को लोग एक स्पेंट फोर्स समझते हैं। हाँ। और उनका पंजाब में कोई रोल भी नहीं है, कोई सिंध जी, की सिंध में हुकूमत ही लिए है बैठे ज़्यादा। हुए हैं, जी। जिसको दांतों से पकड़े बैठे हुए हैं वो। तो ये जो है नवाज शरीफ साहब की जो तकरीर को मैं समझा हूँ, जो मैं समझता हूँ, आपका दो ये बातें तज़किया, जी। मेरा तज़किया ये, और ये अहम बात है, मैं आपको बताऊँ। मेरा अपना ख्याल ये है कि नवाज शरीफ साहब ऐसी तकरीर कर नहीं सकते जब तक कि पीछे कोई ना कोई अच्छा। ना हो। कौन होगा पीछे? जाहिर है फौज के खिलाफ बात कर रहे हैं, तो फौज तो पीछे फौज तो नहीं नहीं हो होगी। जी बिल्कुल। सकती। ये भी मुमकिन नहीं है, यानी ये एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये भी चल सकती है कि साहब फौज में कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि नवाज शरीफ साहब की हिमायत करते हैं। अच्छा, कुछ एलिमेंट्स और हैं। ठीक। उनकी, और जो है वो मुमकिन है कि उनकी ये तकरीर जो है उन एलिमेंट को उकसाने की कोशिश हो कि भाई वो ये जो एक इस्टेब्लिशमेंट यानी जो आर्मी है उसकी जो इस वक्त की जो एक बड़ी उनको किस तरह, तो मेरे ख्याल ऐसा भी कोई इम्कान नहीं। पाकिस्तान की फ़ौज बहुत ही एक डिसिप्लिन फ़ौज होती है। पाकिस्तान में बहुत ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बहुत ज़माने से चलती रहीं माफ़ कीजिएगा, कि जनाब फ़ौज के अंदर बगावत होने वाली है और फ़ौज में फलाह हो रही। कभी भी देखा नहीं ऐसे। वैसे ये कभी पाकिस्तान की फ़ौज में ऐसा नहीं ऐसा होगा नहीं। वो उनका स्ट्रक्चर बहुत ही मजबूत है। है। मेरा अपना ख्याल ये है कि पीछे से कोई बड़ी ताकत, तो यानी कि आप अच्छा मैं इंडिया समझता को हूँ या- कि मैं समझता हूँ कि ये ताकत सऊदी अरब की है। ओके। मैं समझता हूँ कि इसके पीछे सऊदी अरब का हाथ है। अच्छा। और इस वजह से मेरा अपना तजिया है, ये कोई यानी इसकी बुनियाद कोई इत्तला या ख़बर नहीं है। जी। मेरा अपना तजिया ये है कि जो अचानक पाकिस्तान के और सऊदी अरब के मामला ख़राब हुए थे बहुत ज़्यादा, जी। जिसमें कि बाजवा साहब को भी जाना पड़ा था, और जी उसके हाँ। बाद बिल्कुल खामोशी तारी हो गई। कोई बात इस मसले पर, कोई ना तो कोई टीवी एंकर बात, सबके मुंह पर टेप लगा दिया गया है इस मामले में। कोई अच्छा, हिम्मत कोई नहीं बात नहीं करता। कर जो सकता। दो लफ्ज़ आपने कहीं आज तक नहीं सुने होंगे टीवी पर इस सिलसिले में कोई गुफ्तगू हो रही हो या कहीं कहीं, बिल्कुल शट अप कर दिया गया है सबको। बिल्कुल। मेरा ख्याल ये है कि सऊदी अरब क्योंकि खुश नहीं है पाकिस्तान से, वो जो है उन्होंने, और ये नवाज शरीफ उनके पुराने खादमीन बिल्कुल हैं, पुराने, जी, बिल्कुल। अपने वो हर तरह उनकी जनाब जो है, जब ये नवाज शरीफ साहब खैर उनके पैलेस वैलेस में तो रहे, जब नवाज शरीफ साहब वहाँ से आए थे जी। वापस आए थे, जब पाकिस्तान आकर दोबारा इक़्तिदार संभालने जब जी, आए जी, थे, जी। तो सऊदी अरब से बाकायदा एक उनके लिए एक बड़ी लग्जरी कार, मुझे नहीं याद अब कौन सी BMW थी या क्या थी, एक बहुत ही बड़ी लग्जरी कार जो है एयरलिफ्ट की गई थी उनके इस्तेमाल ज़ाती इस्तेमाल के लिए, अच्छा। जो कि वो नवाज शरीफ साहब ने अपने तोशा खाने में से लेकर जी, रख ली लेकर अपने रख ली पास। थी। तो मेरा अपना अंदाज़ा ये है, हम यहाँ ऑस्ट्रेलिया में बैठकर तो ये बातें कह सकते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि हमें कोई ISPR वालों का फ़ोन नहीं आता जी। यहाँ लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि पाकिस्तान में तो सबको जो है उनका मुंह बंद कर दिया गया है। मैं समझता हूँ कि पीछे से ये पाकिस्तान, ये जो एक सऊदी अरब जो है, वो जो भी, अच्छा जो एक और जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है जी। इसी हवाले से, इसी वो ये है कि अमेरिका क्योंकि ज़ाहिर नहीं चाहता, CPEC के ख़िलाफ़ हैं, वो CPEC को ख़त्म करना चाहते हैं। पाकिस्तान का मुस्तकबिल, पाकिस्तान की मईशत, हर चीज़ पाकिस्तान की CPEC से जुड़ी हुई है, बिल्कुल। और इस्टेब्लिशमेंट भी समझती है पूरी तरह। इस्टेब्लिशमेंट पहले जो है वो हमेशा अमेरिका की होती थी, और अमेरिका से आज भी उनके अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन CPEC एक ऐसा मामला है जो एक पूरे पाकिस्तान के पूरे फ्यूचर का, पाकिस्तान की जो है वो पूरा दारोमदार है इसके उसका ऊपर, जी। कोई अमेरिका जो है उसका कोई ऑल्टरनेट बन नहीं सकता। जी। तो इसलिए इस वक्त ये मजबूरी है इस्टेब्लिशमेंट की जी। या पाकिस्तान आर्मी या फोर्सेस की कि वो CPEC जो है उसको जो है वो बिल्कुल इस तरह रखें, जी। और वो पूरी तरह से इन्वॉल्व है। कोई हुकूमत नहीं है, ये पूरे CPEC जो है उन्होंने गारंटी उसकी फ़ौज ने दी हुई है। जी। अमेरिका उसके ख़िलाफ़ है, और सऊदी अरेबिया जो है इस ख़ित्ते में ज़ाहिर है कि अमेरिकन
एजेंडा जो है जी। वो उसको आगे बढ़ाने के लिए, और वो अमेरिका ये समझता भी है कि सऊदी अरब का पाकिस्तान पर असर बहुत ज़्यादा जी है हाँ। कई कई हवालों से। तो उसके पीछे ये भी मुमकिन हो सकता है कि अमेरिका की भी इसको उनको आशीर्वाद हो। जी। लेकिन मैं ये समझा हूँ कि देखिए उसकी वजह ये है कि ये सबको मालूम है, सब जानते हैं कि आप एक दफ़ा जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की या फ़ौज के ख़िलाफ़ एक आप जो है मुहिम चलाकर आप कभी भी पावर में आ नहीं सकते, आ नहीं सकते, बिल्कुल कभी नहीं आ सकते नहीं। आप। उनको उनके साथ तो आ सकते हैं, उनके ख़िलाफ़ मुहिम चलाकर आ नहीं सकते आ नहीं आप। सकते, तो जी। सवाल ये है कि नवाज शरीफ साहब ने इतना बड़ा चांस और रिस्क जो लिया है वो क्यों लिया है? क्यों लिया है? तो क्या आप ये तो समझते हैं कि उन्होंने खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है, नवाज शरीफ साहब ने, एक ये तरह से चांस जी, से? एक अच्छा। तरह से जी। देखिए बात यह है कि दो बातें हैं समझता हूँ। देखिए नवाज शरीफ साहब और ये जितने भी लोग हैं, ये सब कुछ काफ़ी अरसे से डील करने की कुछ ना कुछ कोशिश कर रहे हैं। बातें चलती रहती हैं ना, आप जी। सुनते रहते हैं। देखिए और उसमें कुछ डील में ये होता है कि बहुत सी बातें हो जाती हैं, बहुत सी बातें नहीं नहीं हो हो पाती। पाती हैं, जी। इन्होंने ये जैसे नवाज शरीफ साहब एक मुलजिम है, जेल में है, जो मफरूर हैं, जाहिर है। उसको बाहर भगा बाहर दिया। वो अदालत कह रही है, चीख रही है, हाई कोर्ट अभी कल परसों हाई कोर्ट चीख रही है कि भाई एक मुलजिम है जो कि जेल में है, उसको आपने कैसे भेज दिया, कैसे भेजा? जी। और अदालत को बताए बगैर भेज दिया आपने। हालांकि अदालत एक दूसरी अदालत जो है वो भी इसका हिस्सा थी। जी। तो ये जो शहबाज शरीफ आए थे, वो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो, मैं हमेशा ये कहता हूँ, एक बात ये बीच में बात दूसरी एक आ गई कि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये जो ये शेख रशीद कहते रहते हैं ना कि जी शहबाज शरीफ की अलग पार्टी है और नवाज शरीफ की अलग है, दोनों पार्टी अलग, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कुछ मानता नहीं, इस जी। बात को। ये फैमिली पूरी तरह इंटैक्ट है। जिस तरह देखिए फौज हमेशा इंटैक्ट रहती है ना, जी। ये इनके खानदान भी पूरी तरह इंटैक्ट है। इनके खानदान में कोई दराड़े वराड़े नहीं है। इंटरेस्ट होते हैं सबके तो बिजनेस, मरियम और सबके अलग शहबाज अलग शरीफ भी एक हैं, है इसका ना, मतलब। बिल्कुल। देखिए वो मैंने पिछले शायद प्रोग्राम में भी ये बात कही थी कि ये गुड कॉप बैड कॉप का एक पुराना जी, खेल है पुराना ना, खेल ये है, जी कि हाँ, भाई बिल्कुल। आपने जो है वो बुरा बनना है हमने, लेकिन अच्छा हाँ बुरा फिर। बनना। अच्छा अब क्या है कि वो गुड कॉप जो थे शहबाज शरीफ, आखिर में वो अब हार मान गए, नहीं भाई ये गुड कॉप से काम हो नहीं रहा, तो अब बैड कॉप जो है उसी को आगे आना उसी को आगे पड़ेगा। तो आना वो अब पड़ेगा। ये गुड कॉप ज़रा पीछे हट गए, जो गुड कॉप है वो आगे आ गए बैड तकरीर कॉप, शक्ल जी, कर। तो ये शहबाज शरीफ साहब कोशिश कर रहे थे, उनके ज़रिए उन्होंने ये डील एंकर की थी ना, ये नवाज शरीफ को भेजने की, वो हाँ जी। उसके जामिन बने थे उसके, और उन्होंने जो है वहाँ से उनको भिजवाया था। तो उस वक्त ये मामला चल रहा था कि डील शील पीछे हो गई है, और उस डील में जो सबसे अहम चीज़ है वो नैब है, जी। जो सबसे बड़ा सबसे कांटा बड़ा जो है कांटा जो इनके लिए वो नैब नैब का है। है, बिल्कुल। तो वो उस डील में सिर्फ इस हद तक हुई वो कि नवाज शरीफ तो चले गए, चले ठीक है, जी। बाकी बातें नहीं हो पाई, नहीं हो पा रही, जी। जो कि कहा यह जा रहा है गालिबन कि उस डील में ये था कि ये नैब के जो केसेस हैं उनको रिलैक्स किया जाएगा। ये सब फंसे हुए हैं ना उस केसेस अभी तो हाँ, जी हाँ। अपने ये पीपल्स नवाज पार्टी वाले शरीफ भी फंसे और हुए ये हैं, नवाज शरीफ नवाज फंसे शरीफ हुए हैं, वाले और भी फंसे बहुत से लोग हैं, मौलवी साहब भी आ रहे हैं। जी, जी। तो वो एक ये ख्याल था कि भाई उनका कि भाई ये डील ये चाह रहे थे किसी तरह कि नैब के मामलात और मुकदमात जो हैं इनको ख़त्म कर दिया तो जाए, एक तो नैब के चेयरमैन हैं, वो बड़े अपराइट आदमी हैं, एक तो वो नहीं मुसालत करेंगे, और दूसरा एक इमरान खान। जी। इमरान खान इस मामले में बिल्कुल एक ज़िद्दी आदमी है, बहुत ही, बहुत वो ज़िद्दी कितने है भी वो, उनकी हाँ। गवर्नेंस ख़राब हो, उनके अहलियत पे आप कितने भी आप लगाएं, लेकिन वो उनके बारे में ये है कि वो एक बहुत ही इंतहाई ज़िद्दी है। ये जो उनका एक बयान है, और अगर उन्होंने इस पर मसलत की तो उनकी पूरी सियासत ख़त्म हो जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल। उनका एक जो मोरल, एक हाई मोरल ग्राउंड जिन पर वो खड़े हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे बिल्कुल उनके। सही। तो वो मेरा ख्याल है मामला नहीं हुआ, वो डील जो है वो ऑफ हो गई। तो अब दूसरा देखिए, दो तरीके होते हैं आप करने के, एक तो आप डील करते हैं, मुसालत कर लेते हैं कोई पीछे, और दूसरा ये होता है कि आप फिर ब्लैकमेल करते हैं, दबाव डालते हैं। तो ये एक इसका एक दूसरा मैं ये समझता हूँ कि वो ये भी है कि उन्होंने इस वक्त जो है एक दबाव डालने के लिए फ़ौज के ऊपर, फ़ौज को एक तरह की धमकी दी है कि देखो हम तुम्हारे खिलाफ ये कर सकते हैं। अच्छा मसला ये है कि नवाज शरीफ साहब पंजाब के लीडर हैं, फ़ौज की मेजॉरिटी भी पंजाब की है, जनरल ज़्यादातर सारे पंजाब के हैं, फ़ौज के आम जवान भी पंजाब के होते हैं, इनके रिश्तेदारियाँ भी होती हैं आपस में, ताल्लुकात भी होते हैं, सब कुछ होते हैं। तो वो एक अच्छा, फिर उनको पता, नवाज शरीफ साहब का एक ये मानने वाली बात है कि पंजाब में उनकी एक पॉपुलैरिटी है, क्योंकि पंजाब के लिए काम किया है, लाहौर बहुत बनाया उन्होंने।
जो भी किया मोटरवे और उनकी, सारा सब उनकी कुछ, उन्होंने हाँ। इंटैक्ट रखा है अपना, जिस तरह भी एक उनकी, तो वो एक डर और खौफ मेरा ख्याल है कि वो कायम करना चाहते हैं। देखो मियाँ, हम अगर आ गए तो वो उनका ख्याल ये है कि शायद इस तरह फ़ौज, क्योंकि उनको ये पता है कि इमरान खान की हद तक का मामला भी नहीं है ये मामला, ये नैब का ये सारा मामला, उनकी जो डील होनी है तय होना है, वो ऊपर है, इमरान जिसको खान वो से कहते हैं ऊपर ना कि साहब वो जो ऊपर की जो हुकूमत है, मुतवाज़ी जो हुकूमत है, उसने तय अच्छा, करना है। तो जी, मेरा जी। ख्याल है कि उसको अब दबाव डालने के लिए इन्होंने ये एक नई हिकमत अमली अपनी शुरू की है। तो क्या आप ये समझते हैं कि जो ये नवाज शरीफ की एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव है, इसको तमाम जमातों की हिमायत हासिल हो जाएगी? आपका क्या ख्याल है? देखिए, इसलिए कि कुछ मामले ऐसे हैं जो सबके में मुश्तरक है। अच्छा, जो नैब के जो केसेस हैं, जिस तरह नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ हैं, शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ हैं, हमजा हाँ। शरीफ के ख़िलाफ़ हैं, और उनकी जो बेटी मरियम नवाज के भी खिलाफ है, हैं, उधर पीपल्स पार्टी के भी सबके सबके खिलाफ है। खिलाफ। देखिए, पूरा ख़ानदान इस वक्त जो है उनका आधे ज़्यादा ख़ानदान जो है उनका नैब में वो इन्वॉल्व। मफरूर है, यानी बाहर गया हुआ नहीं, मफरूर है, बाकायदा अदालत ने मफरूर करार दिया हुआ है उन्हें। उनकी जायदादें जब्त हो रही हैं यहाँ, इसाकदार हैं उनके जो क्या कहते हैं, समधी हैं समधी जो है उनके अपने बेटे हैं, उनके दोनों बेटे ने तो शायद बरतानिया की शहरियत वहरियत भी शायद ले ली होगी उन्होंने अब तक। उसके अलावा ये शहबाज के बेटे हैं, जी हाँ, सलमान और दूसरा जो उनका बेटा है हमजा सिर्फ है जो कि अभी तक जेल में है कराची में। एक इधर शहबाज ने अपना हमजा दिया हुआ है यहाँ जेल में जी, और नवाज शरीफ ने अपनी बेटी जो है उनको दिया हुआ है, लेकिन उनको जेल से बाहर रखा है, कम से कम ये उस डील का हिस्सा था, ये भी एक। तो वो एक जो सारे लोग हैं बात, तो इसी तरह नवाज शरीफ साहब का, सॉरी माफ़ कीजिए, आसिफ जरदारी साहब का, जरदारी साहब के खिलाफ भी केसेस हैं, उनकी बहन के खिलाफ भी केसेस जी हाँ, बेशुमार उनके खिलाफ तो यानी कोई राइट एंड लेफ्ट बेशुमार केस है। इन सब के पास शक्कर के कारखाने हैं, आटे के कारखाने हैं, इनके पास बेनामी अकाउंटेंट से बेतहाशा तो ये इनके मुश्तरक हैं। तो अब इन्होंने, जरदारी साहब बहुत होशियार आदमी है, इन्होंने आगे बढ़ा दिया है नवाज शरीफ साहब को। नवाज शरीफ साहब को कैसे इसमें कहा ना कि अपने पाँव पे जो कोई लड़ी आपने मारी है, तो ये कि नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब कभी भी डील करके निकल जाएंगे खामोशी से। जरदारी साहब का आपने देखा होगा, उनका बयानिया इतना स्ट्रांग नहीं होता है, कभी सामने नहीं आते हैं बिल्कुल, बल्कि जो उसमें जलसे में उनकी जो मीटिंग थी उसमें जो फजलुर रहमान कुछ सख्त बातें करना चाह रहे थे, आपने देखा होगा, उसका बहुत ही वायरल हो रहा है उनका। जी हाँ, मैं पूछूंगी अभी आपसे वो सवाल। नहीं, ये आपका कागज नहीं है, वो आके वो बता रही है उनको, मरियम औरंगजेब आगे बता रही है, उनके हाथ से ले लिया। क्या मतलब है, क्या ये अपने मौलाना साहब को लिखकर कोई और देता है, कोई और दे रहा, फिर इसको वो भी उनकी पार्टी का नहीं है जी, उनकी पार्टी का नहीं। वो कहता है ये कागज आपका नहीं पढ़ना है, आपने ये पढ़ना है। ये वो मौलाना इतने बेवकूफ़ है कि उनको पता नहीं कि वो क्या कह रहे हैं। वो बिल्कुल सही। तो ये मेरा ख्याल है। अच्छा, अब मौलाना का भी इंटरेस्ट आ गया कि मौलाना के खिलाफ भी नैब का केस उनके जी काफ़ी उनके ऊपर भी है, सुनाइए। तो बात ये कि ये सब लोग, इन सब एक ही डील करना चाहते हैं। ये पावर शावर लेने की बात तो बहुत बात की है जी, डील करना चाहते हैं नैब के केसेस खत्म करना जी। तो आप नवाज शरीफ की जो अपनी पार्टी पर जो इस बयानिए के आप क्या कहते हैं, क्या असरात मुरतब होने वाले हैं? हाँ, ये देखना है, ये कोई प्रिडिक्ट कर नहीं सकता। बहुत लोग प्रिडिक्ट, देखिए अमूमन जो मुस्लिम लीग है एक, देखिए मुस्लिम लीग की हिस्ट्री है, आज से नहीं, मुस्लिम लीग की हिस्ट्री ये है शुरू से, ये पाकिस्तान बनने के बाद जी, जब कायद आज़म चले गए, लियाकत अली ख़ान चले गए, उसके बाद जो भी मुस्लिम लीग रही जी, उसकी ये है कि वो सिर्फ एक रूलिंग, एक जो आपकी हुकूमत जो होती है जी, वो उसकी पार्टी है वो। अच्छा, वो अपनी शक्ल बदलती रहती है हर दौर में। जब इक़्तिदार में होते हैं तभी सामने आते हैं। अयूब खान आए, उन्होंने मुस्लिम लीग बनाई, मुस्लिम वो कहलाती थी मुस्लिम लीग कन्वेंशन, क्योंकि कन्वेंशन में बनी थी वो मुस्लिम लीग थी। उसके बाद वो चले गए जी, ज़िया-उल हक साहब आए, उन्होंने जुनेजो उस ज़माने में मुस्लिम लीग जुनेजो बिल्कुल वो वज़ीर आज़म हो गए, मुस्लिम लीग के नाम से हुआ। उसके बाद ये मुस्लिम लीग नून हो गई जी हाँ। ये फिर एक और भी मुस्लिम लीग थी जिसको इनके पीपल्स पार्टी के साथ बनी थी, वो दूसरे उसका नाम ज़हन में नहीं आ रहा, वो एक और मुस्लिम लीग थी जो कि बेनज़ीर के साथ कोलिशन के अंदर थी, पीर पगाड़ा के साथ में कुछ पीर पगाड़ा की मुस्लिम लीग, वो जी बिल्कुल पीर पगाड़ा की मुस्लिम लीग उसके सदर है। तो ये मुस्लिम लीगें जो हैं ये अच्छा, काफ लीग, मुस्लिम लीग काफ, अच्छा मुस्लिम लीग काफ क्या है ये सब, अच्छा पहले अच्छा जो ये एक बच्चे देते रहती हैं, ये मुस्लिम लीगें जो है ये बच्चे देती रहती हैं अपने। ये मुस्लिम लीग नून का बच्चा है,
काफ लीग काफ लीग जो इनसे ये बना, सब जी नून लीग बिल्कुल। में थे। ये शुजात हुसैन नवाज शरीफ जिन्होंने की अपने तोड़ हुकूमत के, में 2 जी। दफ़ा वज़ीर दाखिला रहे हैं। जी हाँ, तो जब ये इख्तिलाफात होते हैं, फौजी जब फौज आती है और अपना उन्हें कोई चाहिए होता है तो वो किसी एक मुस्लिम लीग को गोद ले लेती है, वो बना लेती है और वो फिर इक़्तिदार में आ जाती है। सकाफ लीग रही इक़्तिदार में। ये कहा ये जा रहा था, तो इस ये तफसील बताने का मेरा मकसद ये कि कहा ये जा रहा था कि ये नवाज़ शरीफ के जाने के बाद, इमरान खान के आने के बाद और ये वाज़े होने के बाद, जो कि ख़ुद इनका अपना बयानिया है मुस्लिम लीग का कि जी फ़ौज का हाथ है इमरान खान के सर पर, तो ये मुस्लिम लीग के जो लोग हैं वो शायद आहिस्ता आहिस्ता छटने शुरू होंगे, या तो वो काफ लीग में चले जाएँ, तहरीक चले भी गए बहुत से लोग, तहरीक इंसाफ में कुछ लोग चले गए, पीपल्स पार्टी क्योंकि एक ऑप्शन रही नहीं है, पीपल्स पार्टी का पंजाब में अब कोई उसका ज़्यादा रोल नहीं रहा है, साउथ वॉस्ट पंजाब में कुछ थोड़ा बहुत है, तो इसलिए वहाँ जाने का तो कोई फ़ायदा नहीं है किसी को। तो यही 2 ताकतें हैं, तो वो अब, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, देखिए ऐसा हुआ नहीं। हालांकि नून लीग और काफ लीग में ये अदला बदली होती रही है। जब काफ लीग जब आई है पावर में परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में, नून लीग वाले उसमें आ गए थे। जब ये परवेज़ नवाज शरीफ साहब जब पावर में आए तो काफ लीग के बेशतर लोग उठ के वापस आ गए, जी, चेंज करते रहते हैं अपने, कम लोग बचे। तो अब भी यही कहा जा रहा था कि कुछ लोग, काफ़ी लोग जो हैं इनके नून लीग के जो है वो शायद पार्टी बदले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये जो शेख रशीद कहते रहते हैं ना, जी हाँ, तो एक प्रेडिक्शन जो करते रहते हैं, जी, वो कोई उसकी कोई हैसियत इतनी बड़ी है नहीं, ऐसी वो मारते रहते हैं। तो लेकिन अब देखना ही है, देखिए उस अब तक तो नहीं हुआ, लेकिन अब देखना है कि नून लीग के जो लोग हैं साथ उनमें वो कितने लोग जमे रहते हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल है आम नून लोग में आम लोगों के लिए वो फ़ौज के ख़िलाफ़ खड़े होकर कोई एक मुहिम चलाना। और इसमें मेरा ख़्याल है ये भी देखना होगा कि खुद इस्टेब्लिशमेंट जो है वो कितनी दिलचस्पी रखती है नून लीग को डिस्टेबलाइज करने में। ओके, तो वो ये आइंदा आने वाला कुछ इसकी प्रेडिक्शन की नहीं जा सकती। अगर इस्टेब्लिशमेंट ने कुछ प्रेशर डाला, कोशिश की, तो मैं समझता हूँ कि फिर टूट फूट मचेगी। लेकिन ये कि अनकम्फर्टेबल मैं समझता हूँ वो कि नून लीग के जो लोग जो पाकिस्तान में हैं जी, उनमें एक यकीनन एक थोड़ी सी खलबली और अफरा तफरी का आलम रहेगा, फिर इसका मतलब है खलबली रहेगी। अच्छा, एक और बड़ी खबर ये हुई कि अपोजिशन के इस इत्तेहाद से पहले, जमातों के इजलास से पहले, सियासतदानों का जनरल बाजवा से मुलाकात हुई है, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है, क्या कहते हैं आप? देखिए वो तो पूरी जो ये इन्होंने जो बनाई है, एक क्या नाम है इसका, जो MDM क्या मूवमेंट फॉर कुछ ऐसी कुछ बनाई है, जो इत्तेहाद इनका जो अपोजिशन की हुई है, उसकी तो इत्तेहाद के और नवाज शरीफ साहब की तकरीर के दूसरे दिन फूंक निकल गई उसकी तो। अच्छा, उसकी तो हवा निकल गई एक उनके पहिए से, उनके ट्रंक से, कि जब ये मालूम हुआ कि साहब ये बाजवा साहब जिनके खिलाफ वो ये एक इतना बड़ा बयानिया जारी कर रहे हैं साहब, वो सब के सब उनके घर में बैठे हुए थे। तो वो तो बिल्कुल, अच्छा, और ये भी नहीं, कहानी उलट हो गई। ये भी नहीं कि पार्लियामेंट में कहीं या कहीं GHQ में ISI ये जो लोग कह रहे हैं ना कि जी वो किसने बुलाया फलां किया, बिल्कुल साफ साफ है ISI के जो चीफ हैं जनरल फैज़ हमीद, उनकी दावत पर लोग ISI के रावलपिंडी के मेहमान खाने में ये इजलास हुआ। तो बहुत ही बड़ी बात है। ISI के मेहमान खाने में जनाब सब जाके, और सब लोग गए, अपोजिशन के जो लोग बैठे हुए थे वो तमाम लोग वहाँ, यानी ये नहीं कि आपने कोई अपनी दूसरी दर्जे की आपने भेज दी हो क़यादत, टॉप शहबाज शरीफ और सारे टॉप के जितने पॉलिटिशियंस थे सब, बिलावल भुट्टो मौजूद, आपके ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल मौजूद, सारे बड़े आपके शेरी रहमान पीपल्स पार्टी का सब मौजूद थे, शेख रशीद साहब मौजूद, शाह महमूद कुरैशी साहब मौजूद, सब लोग मौजूद थे। सिर्फ कौन नहीं था बड़े दाव उसमें? जरदारी, इमरान खान नहीं था। जरदारी की ज़रूरत नहीं ना, जरदारी तो बेचारे बिलावल है उनका चेयरमैन जो है, को चेयरमैन या चेयरमैन जो भी है। बात ही है इमरान खान नहीं थे। तो मैं यही कहता हूँ कि अपोजिशन सियासी जमात बातें अपने बड़े लंदन भेज के वहाँ से तकरीर कराना आसान है, लेकिन यहाँ पे दुम हिलाते हुए चूहों की तरह
ये लोग एक सीटी बजती है ना GHQ से, एक सीटी बजती है, ऐसा है कि दुमे हिलाते हुए सारे के सारे वहाँ पहुंचे होते हैं और डांटे खा कर आए सब। कमाल ये है कि आप देखिए सब डांटे खा कर आए। वो सारा किस्सा आप सवाल ये होता है कि आप इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इतनी बड़ी तकरीर कर रहे हैं जी, और आपका जो बयानिया नवाज शरीफ साहब का जो मेन बयानिया है उस अपोजिशन तहरीक का जो आ रहा है वो ये हिकमत अमली नज़र आ रही है, वो ये है कि आप इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ तहरीक चलाने जा रहे हैं जी, क्योंकि इमरान खान तो उन्होंने कहा कि ये कोई चीज़ नहीं है, इमरान खान तो उनकी बैठे हुई एक डमी है, तो हमें उनके खिलाफ तहरीक चलानी है ना, ये तो बयानिया यही यही था उनका, बिल्कुल जो दिया नैरेटिव यही दिया है उन्होंने, तो वो उनके खिलाफ तहरीक चलाएं जो कि असल वजह है उनको लाने की। जी, वो उसके खिलाफ नहीं करते। वो दूसरे के भाई आप गई थी तो आप सारे के सारे एक सीटी बजी थी और आप सारे के सारे वहाँ उनके सामने बैठे हुए थे कि जी वो गिलगित और गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने का मामला, कोई इतना हसास मामला है वो, तो कई सालों से चल रहा है, बहुत सालों से प्रोग्राम ये कि जी वो बहुत ही हसास बात थी कि सबको पता है कश्मीर का मामला और इंडिया का मामला है, उनके खिलाफ ये है, उनके खिलाफ फला है, ये CPEC के अंदर उसको ज़रूरी है कि वो गिलगित बल्तिस्तान को जो है वो चीन की भी एक ज़रूरत है और CPEC की भी ज़रूरत है, सबको पता है इसमें कौन सी ऐसी कोई बहुत ही कोई खुफिया एक चीज़ है जो उनको या ये जो ये अपोजिशन के जो गए हुए हैं ये कोई बहुत बड़ा ये एक बहाना बनाया जाता है आगे आइए हमें वो करनी है, सब पहुँचे हुए हैं, किसी एक आदमी ने नहीं कहा कि भाई ये आप क्यों बुला रहे हैं, अगर आपको गिलगित बल्तिस्तान पे करना है तो आप पार्लियामेंट में आइए। देखिए कितने बड़े बड़े इससे पहले मामले हुए हैं, जी हाँ, वो सब जाकर पार्लियामेंट में आप पार्लियामेंट का आप एक इजलास करते हैं बंद कमरे के अंदर जी, और उसके अंदर जो है आप कितनी बार ISI के चीफ जी हाँ खुद ही उन्होंने सदारत वो दे चुके हैं वो सारा बयान, तो आप आगे किसी एक ने एक इतराज़ नहीं किया, सारे बैठे रहे और सबकी शिकायत किया। बिलावल भुट्टो साहब, क्या शिकायत है उनकी कि साहब वो नैब का हमसे वादा किया था, सबका नैब, सबकी तान नैब पर आके टूटती है कि उसके मामले। फजलुर रहमान साहब का बेटा, जी हाँ, वो खुद निकला, उनका बेटा गया था, क्योंकि फजलुर रहमान इसलिए नहीं गया कि वो मेंबर नहीं है नेशनल असेंबली के, जी, तो नेशनल असेंबली का कहा जी पार्लियामानी पार्टी के लोग आएंगे, उनका बेटा है मेंबर, बेटा जो है वो गया और उसको डांटा, उसने कहा जनरल कमर बाजवा साहब ने कहा उनसे कि मियाँ देखो तुम्हारा जो बाप है वो उसी पार्लियामेंट में आके उसके में जो है वो इलेक्शन लड़ता है, उसकी सदर का इलेक्शन लड़ता है वो, और उधर कहता है कि ये तो पार्लियामेंट गैर कानूनी है, तो भाई ये क्या है कि आप चित भी मेरी पट भी मेरी वाला किस्सा जो है, तो ये तो मतलब ये कि ये इस तकरीर ये जो एक मीटिंग में जैसे सब गए हैं जिसको कि उन्होंने पहले कहा था हम इसको खुफिया रखा जाएगा और खुफिया रखा, देखिए कमाल ये है कि ये मीटिंग खुफिया रखी गई, इनके इजलास से 4 दिन पहले हुई। अच्छा, ये मीटिंग, अच्छा ये कोई जो इजलास हुआ है अपोजिशन का, ये कोई अचानक तो नहीं हुआ इजलास, इसका तो पहले 20 सितंबर को इजलास का कब से चर्चा था कि भाई ये होगा कि मुहर्रम के बाद जो है वो बैठेंगे, वो जनाब वाला इनको मालूम था, उसके बावजूद सब के सब गए जनरल साहब के हुजूर साहब वहाँ पर डांटे वाटे सुनकर आए सब वहाँ से जनरल साहब की, किसी ने हिम्मत नहीं हुई कि खड़े होकर ये कहता है कि साहब ये आप क्या कर रहा है, बिल्कुल किसी ने कहा वहाँ पर कि जी आपने इमरान खान को लाकर आपने सिलेक्ट करके आपने जो वहाँ रखा हुआ है उसने ये बर्बादी मचाई हुई है, किसी एक ने कहा, उसमें किसी ने भी नहीं कहा, किसी ने कहा। आप सबके बयान, आप सब इंटरव्यू में आके खुल रहा है बयान दे रहा है, एक शेख रशीद ने इसका जनाब जो है इंकशाफ कर दिया, उसके बाद सारे के सारे दौड़ पड़े हैं, सब अपनी सफाइयाँ दे रहे हैं जी। भाई बात ये किसी एक ने कहा, ये जो आप तकरीरें कर रहे हैं खड़े होके, वो टीवी पे तकरीर चलाना जो है एक अलग बात है, वो भी लंदन में बैठकर। जी हाँ, यहाँ जो बैठे हैं आपके शहबाज शरीफ साहब जो कि सदर हैं, उन्होंने कहा खड़े होकर जनरल साहब ये क्या हो रहा है, ये आपने क्या हुकूमत बिठाई हुई है, ये आपने, किसी एक ने, किसी में हिम्मत, किसी के अंदर ज़रा सी ऐसी हुई कि कहे कि भाई ये क्या किस्सा क्या है। और मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने ये जो कह रहे हैं कि जी वो शीरी रहमान करनी है, जी मैंने पूछा कि भाई प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं आया उनको ना, मैं समझता हूँ कि अपोजिशन लीडर गए इसी शर्त पर होंगे कि उसमें इमरान खान नहीं आएंगे, बिल्कुल, और इमरान खान को क्या ज़रूरत है आने की, शाह मोहम्मद कुरैशी को बिठा दिया जो कि फॉरेन पॉलिसी फॉरेन अफेयर्स जी मिनिस्टर हैं। जी बिल्कुल। आखिर में आप ये मुझे बताइए कि आपके ख्याल में जो नवाज शरीफ साहब की तकरीर थी ये किसने लिखी होगी? ये बड़ा मजे का सवाल है। देखिए मैं तो कम से कम कोई आधे दर्जन नाम ले सकता हूँ। अच्छा, इतने सारे लोगों ने मिलकर लिखी है। मेरा अपना ख्याल ये है, वो हालांकि देखिए ये मुझे बड़ा अफसोस और दुख होता है कि लोग किस कदर, यानी हमारे अपने ही प्रोफेशनल के लोग, जर्नलिस्टों के और इतने बड़े बड़े मोहतरम नाम कितने बिकाऊ होते हैं। ये नजम सेठी साहब फरमा रहे हैं
कि ये नवाज शरीफ साहब की स्पीच जो थी वो पहले से लीक हो गई थी गवर्नमेंट को, जिसकी वजह से उन्होंने अलाउ कर दिया उसको चलाना कि जी इस्टेब्लिशमेंट से झगड़ा करें। ओ भाई, नईम सिटी साहब हैं कौन? ये वो है जिनको के जनाब नवाज शरीफ साहब ने उनको केयर टेकर प्रीमियर बनाया था पंजाब का, जी हाँ, और आने के बाद पीसीबी के उसके बाद पीसीबी के चेयरमैन बनाया। सबसे खुशी, सबसे ज़्यादा पैसे वाली जनाब सबसे बड़ी सीट है, जी हाँ बिल्कुल, को बनाया था। वो कह रहा है कि साहब ये लीक हो गई थी दरअसल तकरीर। मैं आपके सवाल के जवाब में मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि पॉसिबल नहीं है कि लीक हुई हो। देखिए, लीक होने की सूरत ये होती कि अगर, इसीलिए मैं ये समझता हूँ, मैंने बहुत नैरो डाउन, बहुत सोचा इस पर और मैंने बहुत नैरो डाउन किया कि ये कौन लिख सकता है। पाकिस्तान में बहुत से लोग हैं जो लिख सकते हैं तकरीर। परवेज़ रशीद साहब, हाँ परवेज़ रशीद साहब का लिखने पढ़ने वाले इतने ज़्यादा है नहीं, लेकिन इनके अरस्तु वही हैं आजकल। अच्छा। जो है ना ये जो एक इनकलाबी जो वो है ना परवेज़ रशीद साहब हैं, जो कि मरियम के समझिए कि सियासी अतालीक जो है, जिस तरह बिलावल की सियासी अतालीक शीरी रहमान और फरद बाबर हैं, इसी तरह की जो अतालीक सियासी अतालीक हैं वो परवेज़ रशीद हैं मरियम के। लेकिन मैं समझता हूँ कि क्योंकि यहाँ से आप तकरीर लिखकर जो भेजेंगे वो इलेक्ट्रॉनिकली ही जाएगी, जाहिर है बिल्कुल। आप उसको व्हाट्सएप पे भेजेंगे या आप उसको ईमेल करेंगे या वो कोई भी आपका तरीका होगा इलेक्ट्रॉनिक का, तो वो लीक तो हुकूमत जो है वो कर सकती है, उसके पास जाहिर है कि इतने ज़रा है, फौज कर सकती है, ऐसा ही कर सकती है। अगर लीक हो गई होती है ना ये तकरीर, मैं आपको बताऊँ पहले से, अगर कभी तकरीर नहीं होती, सवाल ही नहीं है। अच्छा, कि ये तकरीर जो है फौज अपने खिलाफ एक तकरीर करने की इजाज़त दे, तो इसका मतलब ये पॉइंट तो खत्म ही हो गया, वहीं कहीं लिखी गई है बाहर। अच्छा, मेरा अपना, यानी ये कोई इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर नहीं है, मेरा अपना ख्याल है जी, मेरा अपना ख्याल है कि ये तकरीर हुसैन हक्कानी से लिखवाई गई होगी। देखिए, हुसैन हक्कानी ठीक है जरदारी के आदमी है। हुसैन हक्कानी जो थे वो अमेरिकन हुकूमत, मैं CIA नहीं कहता क्योंकि कोई ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जिसका आपको ना हो, लेकिन एक यकीनी बात है कि वो एक इनके दरमियान जरदारी और अमेरिकन हुकूमत के दरमियान लिंक थे। उसी वजह से वो अमेरिका में सफ़ीर भी रहे और उसके बाद फिर का केस चला के वो अब तो वो गद्दार कह जाते हैं। मेरे अच्छे दोस्त हैं मेरे, उनसे बड़े अच्छे, उनसे पुराने ज़माने के, आज से नहीं उनसे। तो लेकिन ये कि उनके अंदर ये एक सलाहियत है कि वो ऐसी तकरीर लिख सकते हैं इस तरह की, और वो आजकल एंटी इस्टेब्लिशमेंट भी बहुत ज़्यादा है उनके साथ, क्योंकि उनको तो इस्टेब्लिशमेंट ने गद्दार करार देकर उनको बाहर, अगर वो पाकिस्तान आ जाए तो उनको चढ़ा दें सूली पर। मेरा जहाँ तक अपना ख्याल है कि ये तकरीर जरदारी साहब ने इनको लोन किया होगा हुसैन हक्कानी को। नवाज शरीफ, वो उनके ख़ुद ताल्लुकात नवाज शरीफ से। हुसैन हक्कानी एक बहुत कारीगर आदमी है जी, बहुत 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 ही ज़हीन आदमी है। उन्होंने ख़ुद भी, क्योंकि नवाज शरीफ से पहले हुसैन हक्कानी जो है वो जरदारी से पहले वो नवाज शरीफ के आदमी जी। हाँ, मुझे ये ख्याल है कि नवाज शरीफ के बल्कि श्रीलंका में एम्बेसडर भी रहे उस ज़माने में। बल्कि जो नवाज शरीफ की एक इलेक्शन कैंपेन थी उसमें जो इनके ख़िलाफ़ एक बेगम भुट्टो के ख़िलाफ़ एक बहुत पोस्टर्स और तस्वीरें जो बांटी गई, उनके पीछे मास्टरमाइंड जो थे वो हुसैन हक्कानी थे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मुस्लिम लीग के पास कोई ऐसा लिखेत नहीं है जी जो कि इस तरह की एक तकरीर लिख कर दे। इस तकरीर में बड़ी कारीगरी है। इस तकरीर के अंदर जो है ना, जो एंगल्स हैं वो हर एक आम स्पीच राइटर जो प्राइम मिनिस्टर्स के होते हैं ना, उनके बस की बात नहीं है। ये कासमी आसमी के बस की बात नहीं है, ये परवेज़ रशीद के बस की बात नहीं, ये किसी बहुत ही यानी एक ऐसे आदमी की बात है जो कि जानता है लिखना पढ़ना। और एंड हुसैन हक्कानी इज एन एब्सोल्यूट अ गुड राइटर, इसमें कोई शुबा नहीं है, अंग्रेज़ी का भी और उर्दू का भी जी बिल्कुल, और ओरेटर भी अच्छी इसी तरह है। मेरा अपना ख्याल ये है कि ये तकरीर हुसैन हक्कानी से लिखवाई गई है। ये मेरा सिर्फ एक शुबा है, मेरा एक सिर्फ मैं अगर हुसैन हक्कानी साहब ये सुन लें ये बात तो मैं उनसे आप उनसे मौजरत कर सकता हूँ अगर ये बात गलत है तो मेरा अपना ख्याल है कि अच्छा। थैंक यू शाद साहब। आज हमने काफ़ी कोशिश की कि जो बिल्कुल नई पॉलिटिक्स को कवर करें, और हमने की भी काफ़ी सवालात और जवाबात हमने इस सेशन में किए। तो हम लोग इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह अगले सेशन में फिर हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया शाद साहब, बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।